ओके बेटा, आज का जो टॉपिक है दैट इज एफिशिएंसी. सो व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज ratio of useful output to total input. सो जो एफिशिएंसी है इसको हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है. एंड व्हाट इज परसेंटेज एफिशिएंसी? परसेंटेज एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100%. ये एक जनरल फॉर्मूला है इसका. इसमें आप यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट वर्णन भी कर सकते हैं. यूजफुल आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी भी कर सकते हैं. यूजफुल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर भी कर सकते हैं. तो डिपेंडिंग के एग्जामिनर ने आपको कौन सी चीज दी है एग्जाम के अंदर. अब यहाँ पे इस तरह के कुछ की पॉइंट्स हैं. की पॉइंट्स में नंबर 1 है जो एफिशिएंसी है इज यूनिट लेस क्वांटिटी. यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका यूनिट नहीं होता. नंबर 2, efficiency of a system. वालेकुम सलाम. Cannot be more than 1 और 100%. एफिशिएंसी सिस्टम की कभी भी 1 नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम रियलिटी में 100% एफिशिएंट नहीं हो. और एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती. एक बात है दो तरीकों से. वालेकुम सलाम. कि अगर एफिशिएंसी की हम बात करें तो बेटा अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, अगर हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड करें तो हमारा आंसर हमेशा स्मॉलर देन 1 आएगा. या परसेंटेज की टर्म्स के अंदर हमेशा 100% से लेस आएगा. सो इफ यू आर गेटिंग आंसर मोर देन 1 और मोर देन 100%, इट मींस दैट यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग. सो हमेशा आउटपुट जो होगी दैट वुड बी स्मॉलर. आउटपुट जो होगी दैट वुड बी स्मॉलर एज कंपेयर टू इनपुट. आउटपुट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द इनपुट. This is important. सर आपने डेफिनेशन क्या लिखी है? रेशियो ऑफ क्या? Ratio of useful output to total input. Ratio of सर useful output. नीचे आपने फॉर्मूला लिखा है एफिशिएंसी का, O डिवाइड जी बाय बेटा. P मतलब O डिवाइडेड बाय P नहीं है, लाइक इट्स आउटपुट. मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से. अच्छा आउटपुट और इनपुट है. जी, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट है. टाइम्स 100%. ठीक है, इसको प्लीज नोट कर लें फिर आगे सुनते हैं. जब हम ये चीज पढ़ाते हैं तो बेटा साथ में एक चीज आती है, दिस इज कॉल्ड सैंकी डायग्राम. इट्स वेरी इजी. दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट एंड दिस इज वेस्टेड. तो हम आउटपुट को कह सकते हैं इनपुट माइनस वेस्टेड. इनपुट माइनस वेस्टेड जो होगी दैट वुड बी एन आउटपुट. सर कभी भी वेस्टेज की जो पावर वेस्टेज जो होती है वो जीरो तो नहीं हो सकता ना? वेस्टेड जीरो सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है कि अगर फर्ज करें आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है. इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है? हीट करता है कमरे को.
इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो नॉर्मली थर्मल लॉसेस होते हैं, तो वो लॉसेस भी बेसिकली हमारे पास आउटपुट की समझ है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में ही डेसिपेट हो रही होती है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि आउटपुट हो सकता है सिर्फ एक केस के अंदर 100% हो सकता है सिस्टम, और वो आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर का केस। ठीक है ओके सर। जी बेटा, आर यू डन राइटिंग इट? अच्छा ठीक है। यस मैं प्रोसीड। ओके वी आर डन विद दिस चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर, हमने ये 100% कंप्लीट कर लिया चैप्टर। अच्छा अब हम लोग आगे फर्दर डिस्कशन करते हैं बेटा इसके पास पेपर से रिलेटेड। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पास पेपर्स ऑफ इट। Okay ji, we have question number 1 here. The topic name is work energy and power. This is the same workbook जो मैंने आप लोगों को ग्रुप के अंदर शेयर की। Question number 1 is which row gives an example of the stated form of energy? Gravitational, the energy due to the movement of object, is this right? Movement of object की जो एनर्जी होती है उसे हम क्या नाम देते हैं? Kinetic energy. Internal energy, the energy due to the flow of cathode ray, flow वाली जो होगी like electrons move करें, that is what kinetic energy. Kinetic energy क्या है? The energy due to the position of a swimmer, no, this is called gravitational potential energy. And the last strain energy, the energy due to the compression of a spring in the seat का, the answer is yes. ठीक है, सो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पोजीशन की वजह से होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है। An object on a thread is swinging between x and y, x and z as shown in the diagram. It is momentarily at rest at x and at z. An incomplete word equation about the energy of the object is shown below. The gravitational potential energy at x is equal to kinetic energy at y plus which energy at y? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो क्या इसकी जीपीई है इस वक्त? सो इसके अंदर जीपीई भी होगी हमारे पास प्लस एनर्जी लॉसेस। सो व्हाट वुड बी द आंसर? बी। इसका आंसर इसलिए ये है बी बिकॉज ऊपर ये जो टॉप पे था ऑब्जेक्ट इस वक्त ये स्टॉप था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। चूंकि ये मैक्सिमम हाइट पे था तो इसीलिए इसकी जीपीई मैक्स है। When this object comes down, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाती है और इसकी जीपीई मिनिमम हो जाती है। We would not say it's zero, it's what? Minimum. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो अभी भी हाइट पे मौजूद है, so it is not at the surface of the like कोर के अंदर नहीं है, it is still at some certain height.
Question number 3 is a ball is dropped onto a hard surface and bounces. It does not bounce all the way back to where it started, so it has less gravitational potential energy than it when it was started. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो GPE होगी वो मैक्सिमम होगी, और व्हेन इट वुड कोलाइड और उसके बाद जब ये यहाँ पे आएगा सो GPE क्या होगी, वुड बी लेस. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. सो वो जो बाकी एनर्जी है वो कहाँ गई, लाइक वेयर इट हैज गॉन. अगर वो एनर्जी वेस्ट ना हुई होती तो ये ऑब्जेक्ट या बॉल जो है वो सेम उसी हाइट के ऊपर जा रहा होता. इट मींस इफ इट हैज नॉट gained the same GPE, it means some of the energy has been transformed to any other. It is converted to chemical and strain. Chemical तो नहीं है but strain थी हमारे पास. It is converted to internal energy and sound. Yes, sound internal energy because ball का temperature increase होगा और उसके बाद sound भी produce होगा. अब ये इंटरनल एनर्जी किस वक्त प्रोड्यूस होती है, जब ऑब्जेक्ट डीफॉर्म होके वापस अपनी जगह पे जाएगा तो एनर्जी होती है आपके पास. जब डीफॉर्म हो रहा होता है तो उस वक्त कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. और जब डीफॉर्म होके वापस अपनी शेप रीगेन करेगा तो वो एनर्जी थर्मल में चेंज हो जाती है. अच्छा, इट इज डिस्ट्रॉयड, तो क्या एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, इट नेवर डिस्ट्रॉयज. सो द आंसर वुड बी व्हाट, एनर्जी आप क्रिएट भी नहीं कर सकते, एनर्जी डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकती. क्वेश्चन नंबर 4. A power station uses nuclear fission to obtain energy. In this process, nuclear energy is first converted to what? सबसे पहले कौन सी एनर्जी होती है उसके अंदर, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी जो किस में चेंज हो जाती है, काइनेटिक के अंदर, और उसके बाद बल्कि इसके फौरन बाद थर्मल होनी चाहिए, और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज इस थर्मल एनर्जी को यूज करके हम स्टीम बनाते हैं. उस प्रेशराइज स्टीम से टरबाइन बनता है. सो विच मीन्स कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियली, उसके बाद हमारे पास कौन सी होगी, थर्मल एनर्जी. इट वुड बी डी. इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद काइनेटिक होगी, टरबाइन घूमेगा, रोटेट करेगा, और टरबाइन की काइनेटिक एनर्जी के बाद फाइनली कौन सी होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि उसकी आउटपुट होनी चाहिए. A skier walks from the bottom of a ski slope to the top and gains 10,000 joule energy. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास 10,000 joules of energy है. She skis down the slope. At the bottom of the slope, her kinetic energy is how much? 2,000 joule. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एनर्जी है वो कितनी है, 2,000 joule. तो मीनवाइल 10,000 से ड्रॉप होके 2,000 पे आया, तो इसका मतलब है कितना एनर्जी दरमियान में गई, कन्वर्ट हुई 10,000. सो 10,000 हैज बीन कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉर्म. और वो किस साइड पे गई है, वो थर्मल लॉसेस के अंदर गई होगी, क्योंकि फ्रिक्शन भी होगी, एयर रेजिस्टेंस भी होगी, और स्कीयर की फ्रिक्शन स्की के साथ जो स्नो के ऊपर लग रही है, दैट वुड आल्सो बी द फ्रिक्शन. सो द आंसर वुड बी व्हाट, द सी. क्वेश्चन नंबर 6. द डायग्राम शोज अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक सिस्टम. ऊपर रेजरवायर है, रेजरवायर का मतलब है यहाँ पानी स्टोर है. उसके बाद यहाँ पे इनिशियली कौन सी एनर्जी स्टोर होगी बेटा, हाइट की वजह से GPE. When water comes down तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, और पावर स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी. तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी है, GPE, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज अ थिंग वी हैव रिटन इन आवर नोट्स एज वेल. यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. आपको समझ आ रही है, स्पीड अगर आपको लगे कि ज्यादा है तो स्लो कर. ठीक है, समझ आ रही है बेटा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. एन एरोप्लेन इज लैंडिंग. As it descends, descend का मतलब होता है डाउन आ रहा है, towards the runway, its speed reduces. What is the energy changes that take place during the descent? तो जब वो हाइट पे था तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, GPE. क्या वो प्लेन नीचे आते हुए मूव कर रहा था, यस. तो इसका मतलब है GPE प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी. सो इट वुड बी GPE प्लस KE. ये भी ठीक है, और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है. और फर्दर जब ये स्लो डाउन हो रहा है तो किस में चेंज हो रही है एनर्जी, थर्मल, बिकॉज देयर आर फ्रिक्शनल लॉसेस. जो टायर्स है जब वो जमीन के साथ या जो हमारा रनवे है उसके साथ टच करेंगे, सो देयर वुड बी सम फ्रिक्शन, जिसकी वजह से जो प्लेन है वो स्लो डाउन होता है. सो देयर इज फ्रिक्शन लॉस. Question number 8. Energy from the uranium is transferred to the electrical energy in the nuclear power station. What is the correct order of the stages of this process? तो सबसे पहले कौन सी एनर्जी है यूरेनियम के अंदर, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी.
अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के बाद कौन सी एनर्जी आती है हमारे पास? थर्मल। थर्मल एनर्जी के बाद काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी के बाद होती है हमारे पास इलेक्ट्रिकल। तो फाइनली हमारे पास क्या होनी चाहिए? जनरेटर, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। उससे पहले बेटा क्या होनी चाहिए? टरबाइन। टरबाइन को रोटेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? बॉयलर। बॉयलर स्टीम बनाएगा, स्टीम फॉल करेगी टरबाइन के ऊपर, और टरबाइन जो है वो रोटेट करेगी। और ये सारा काम किसकी वजह से हो रहा है? रिएक्टर की वजह से। रिएक्टर वो पर्टिकुलर जगह है जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ये थर्मल एनर्जी हम वहां से लेके बॉयलर तक लेके जाते हैं। इस बॉयलर के अंदर हम पानी को बॉयल करवाते हैं, उससे स्टीम बनती है, स्टीम से हम टरबाइन को रन करते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन द मैच स्टिक बर्न्स? तो मैच स्टिक के पास कौन सी एनर्जी होती है? फायरवर्क्स के अंदर भी हमने पढ़ा। So it was initially chemical potential energy और finally it turns to thermal, because ये हमारे पास हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, in a hydroelectric power station one form of the energy is stored in the lake or reservoir। कौन सी एनर्जी होगी? GPE। This energy is transferred into stages to another useful forms, which is the output। Which row gives the name of the stored energy and the name of the output? तो stored energy क्या होगी? GPE। और हमारा मकसद क्या था? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, सो इट वुड बी सी। हम लोग बिजली किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ये डिपेंड करेगा हमारे पास रिसोर्सेज कौन से। अब फर्ज करें कि हमारे पास पहाड़ी इलाके हैं। अब इन पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या होता है कि हमारे पास नेचुरली 3 साइड्स पे हम ब्लॉक कर सकते हैं पानी को, चौथी साइड में हम डैम बनाओ। डैम का मतलब है हमने एक ब्लॉकेज बनाओ। जिन इलाकों के अंदर पानी या ये नहीं होते, डैम बनाने की जगह नहीं होती, लाइक फर्ज करें हमारे पास कोई ऐसी जगह है जिससे हमारा पंजाब है, पंजाब के अंदर पहाड़ नहीं है, लेट्स सपोज नॉर्दर्न एरियाज के अंदर है हमारे पास, तो वो पहाड़ नहीं होंगे, तो फिर हम वहां पे किस तरह से बिजली प्रोडक्शन करेंगे? लेट्स सपोज कोल है तो कोल से बना देंगे। कोल नहीं है हमारे पास, वहां पे विंड है, कोस्टल एरिया है तो वहां विंड से बना देंगे। सो ये अब ये भी नहीं है, जिस तरह हमारे इलाके हैं बहुत गर्म इलाके हैं, ये मुल्तान हो गया, DI खान हो गया, मियां वाली हो गया, इन इलाकों के अंदर जो धूप है वो बहुत ज्यादा होती है, लाइक डे टाइम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो सबसे सूटेबल चीज होगी वो क्या होगी? सोलर सिस्टम। अब सोलर पैनल जो है वो लगाए जा रहे हैं आजकल, और इसको लगाने का पर्पज क्या होता है? पर्पज ये होता है कि जब आप इसको एक दफा लगा देते हैं तो उसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, क्योंकि मूविंग पार्ट के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। अब हम जो जनरेट करा रहे हैं, बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, उसके लिए टरबाइन का रोटेट करना जरूरी है, क्योंकि जनरेटर की जो कॉइल्स हैं वो मूव भी करते हैं। तो टरबाइन को रोटेट करने के लिए कोई एनर्जी पीछे हमें चाहिए एज ए रिजर्वायर। तो हम हमारे पास अगर पानी है तो पानी के फ्लो से बना लेते हैं, वो नहीं है तो कोल कोल से स्टीम बनाते हैं, उससे करवा लेते हैं। वो नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, उससे स्टीम बना लेते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास इस वक्त कौन सी ऐसी चीज है जो हमें मिल सकती है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, हम उसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हैं। जी, थर्मल एनर्जी इज इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अब ना रिसेंट पेपर्स के अंदर एग्जामिनर जो है वो आपसे क्या पूछ लेता है कि बताए पर्टिकुलर चीजों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अच्छा, ये मुझे मेरे ख्याल में हमें ये थोड़ा सा इसके ऊपर टॉपिक पे कर लेना चाहिए। हेडिंग डालिएगा, ये फिर मेरे ख्याल में फिर रहना चाहिए। तो ये हमारे पास सोर्सेज है, और यहाँ पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो पहला हमारा एनर्जी सोर्स क्या है? HEP, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इससे बिजली बनाने के हमें फायदे क्या होंगे? नंबर 1, एनीवन कैन यू कोट द आंसर? सर पोल्यूशन कम It's होगी। a renewable resource. गुड, इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स, और नो ग्रीन हाउस गैसेस, और फ्री एनर्जी है या चीप एनर्जी है? इसके साथ लिखना है चीप एनर्जी प्रोडक्शन, बहुत सस्ती बिजली हम इससे बना सकते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है? लार्ज लैंड एरिया रिक्वायर्ड है। क्या हमें फ्लड्स का खतरा है? सैलिनिटी लेवल रेज कर जाता है। सैलिनिटी लेवल क्या होता है कि जो पहाड़ों से मिट्टी आ रही है पानी के साथ, वो डैम की डेप्थ पे बैठ जाती है, जिससे डैम की जो क्वांटिटी है एब्जॉर्ब करने की पानी या स्टोर करने की, वो कम हो जाती है एबिलिटी। तो इसको क्लीन करना मुश्किल होता है। तो फिर इसका हल ये होता है कि डैम्स की वॉल्स को फर्दर और ऊपर किया जाता है, हाइटेड किया जाता है। ठीक है। लैंड कटिंग होती है इसके अंदर, डिफॉरेस्टेशन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी जो हमारे पास है? विंड टर्बाइंस। विंड टर्बाइन का क्या फायदा है? क्या ये रिन्यूएबल है? यस अच्छा, सर। ऊपर वाले में आप रिलायबल भी लिखेंगे। अब रात को भी सोए हो तो डैम से बिजली बन रही है, पानी स्टोर्ड है उसके अंदर। चीप प्रोडक्शन है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी चीप नहीं है। मतलब ये है कि डैम को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, वंस इट इज मेड। अब उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत सस्ती, लेकिन लाइक फर्ज करें अगर आज बिजली का यूनिट है 45 रुपीज, बिजली से पानी से बिजली बनाते हैं हम डैम्स के थ्रू, तो कॉस्ट मैक्सिमम 1 रुपी पड़ती है, 1 रुपया पर यूनिट। लेकिन हमारे टैक्सेस इतने ज्यादा लग जाते हैं हमारे ऊपर कि वो जो बिल है वो बहुत ज्यादा रेस कर जाता है। अच्छा, विंड टर्बाइंस के का क्या है? क्या ये रिन्यूएबल है? क्या ये रिलायबल है? ये डिसएडवांटेज है, ये रिलायबल नहीं है। जिस टाइम हवा बंद तो ये टर्बाइन बंद। ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती। नो ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा, इसमें क्या है? साउंड पोल्यूशन है। और क्या है? विंडी एरिया रिक्वायर्ड है। डेंजर ऑफ फॉलिंग इन स्टॉर्म्स। जब आंधियां आती हैं तो इसका गिरने का भी खतरा होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा एनर्जी सोर्स कौन सा ले हम? कोल फायर्ड पावर प्लांट। इसके एडवांटेजेस क्या है? चीप है। क्या रिलायबल है? यस। क्या ये रिन्यूएबल है? नो, नॉन रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यू होते होते इसको सालों लग जाएंगे। अच्छा, और क्या एडवांटेज होगा इसका? बल्कि डिसएडवांटेज बताएं। इसमें ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का सबब है। सारे फॉसिल फ्यूल्स एक ही। ठीक है, ये सारे फॉसिल फ्यूल्स है। जी, क्या नहीं है? हाँ, क्या नहीं है? फॉसिल नहीं। अब इसको क्या कहते हैं? फॉसिल, एक होते हैं फॉसिल फ्यूल्स और एक होते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। ये इसका डिसएडवांटेज ये है, एक्सपेंसिव टू बिल्ड। फायदा है इसकी क्लीन एनर्जी होती है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती।
रेडिएशंस का डेंजर रहता है। लार्ज लैंड एरिया रिक्वायर्ड है। और क्या इसका एडवांटेज है? ह्यूज इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। 100 kg कोल कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 100 ग्राम यूरेनियम से। अगर मेरे पास यूरेनियम हो, उससे मैं बिजली बनाऊं, तो वो बिजली एनफ है पूरे मुल्क की जरूरियात को पूरा करने के लिए। लेकिन इंटेंशनली जानबूझ के ना कुछ पोर्शन रख दिया जाता है, ठीक है। हमारा हम इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जी हमारी हुकूमत आएगी, हम बिजली के मसाइल हल कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और आप लोग तो भी बच्चे हो, तो हम तो ये बचपन से सुनते आए हैं कि जी बिजली बस इंशाल्लाह मसला हल होने वाला। तो वो अभी तक हमारे सामने कोई मसला आया नहीं ऐसा कि वो हल कब होगा, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है, सरप्लस, लेकिन दी नहीं जाती। वजह नहीं पता समझ आती कि क्या वजह है, क्यों नहीं देते, ठीक है। तो काफी सारे इसके पॉलिटिकल इश्यूज भी है, कहीं कहीं पे प्रोडक्शन का इशू भी आता है हमारे पास। अच्छा, 5th नंबर पे हम आते हैं। अच्छा, और कौन से एनर्जी सोर्सेस हमने पढ़े थे? जियोथर्मल। इसका फायदा क्या है? ये रिन्यूएबल है। क्या ये रिलायबल है? द आंसर इज यस। डिसएडवांटेज ये है, हॉट रॉक्स आर रिक्वायर्ड। हर जगह हॉट रॉक्स नहीं होती, ठीक है। डीप ड्रिलिंग हर वक्त मौजूद है। जहां है, जहां पर लग गया प्लांट, तो वो ऐसा तो नहीं है कि हफ्ते 10 दिन के लिए लगाया है उन्होंने, लगा रहे, चलता है। हॉट रॉक्स रिक्वायर्ड है। डीप ड्रिलिंग जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती है जी। जी, इसकी डीप ड्रिलिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, या नो ग्रीन हाउस गैसेस, या यहाँ नो लिखते, नो ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब ये इतनी एक्सपेंसिव है कि देखिए, अगर हम नॉर्मली अपने घर का एक बोर करवाते हैं ना, छोटा सा, 4 इंच का, 6 इंच का, हम 200 फीट तक जाते हैं, 300 फीट तक जाते हैं, तो मजदूरी मजदूरी जो ले लेते हैं हमसे, वो तकरीबन कोई लाख रुपए होती है। 200 फुट तक, 200 फुट का मतलब है अराउंड 60 मीटर, 60 मीटर। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर यू हैव टू गो अराउंड 500 मीटर्स, 1 किलोमीटर। तो आप अंदाजा करें कि करोड़ों रुपए के अंदर इसकी सिर्फ डीप ड्रिलिंग। और हॉट रॉक्स है नहीं है, ये लगा। जियोफिजिसिस्ट जो होते हैं, या जो ज्योग्राफी वगैरह पे काम करते हैं, उन लोगों को ये मालूम होता है कि यहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद हैं या रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, ठीक है। टाइडल। क्या ये रिन्यूएबल है? क्या ये रिलायबल है? नॉट रिलायबल। क्यों? हर वक्त टाइड्स नहीं होती। नो ग्रीन हाउस गैसेस। आई थिंक एनफ। आर यू डन राइटिंग? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में आते हैं। अच्छा, सोलर का लिख लें, एक लास्ट रह गया सोलर। सोलर का भी एग्जामिनर पूछ लेता है। सोलर क्या रिन्यूएबल है? रिलायबल है? नॉट रिलायबल। रात में नहीं मिलती एनर्जी है।
सनी एरिया रिक्वायर्ड, मैं बताता हूँ। सनी एरिया रिक्वायर्ड, एक्सपेंसिव होते, लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है। फ्री एनर्जी, ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होते। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, फ्री एनर्जी। धूप में रखकर बिजली ले, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। लोगों ने तो इसको ठेलों के ऊपर लगाया होता है, लोग लाइक जो शॉप्स होती है, ये जो छोटे मोटे हॉकर्स होते हैं, इन्होंने अपने बड़ी टाइप के इसके ऊपर छत पे लगाया होता है। मतलब कि फ्री एनर्जी है, पंखा लगाया होता है, स्पीकर लगाया होता है, छोटी सी बैटरी को। आपने बोला कि जी ये अच्छा, इसके अंदर क्लास कितने, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। इसकी विजुअल पोल्यूशन है, विजुअल पोल्यूशन। बाहर जितने भी ममालिक हैं वहां पे सोलर पैनल्स को कैसे इंस्टॉल किया जाता है? ऐसे इंस्टॉल किया जाता है कि जहाँ पे भी हमारे पास कैनाल्स नहरें वगैरह है, तो उसके ऊपर जो है वो ये लगा दिया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक एवेपोरेशन नहीं होती, पानी पानी आपका जाया नहीं होता, नंबर टू आपको एक्स्ट्रा कोई जगह चाहिए नहीं इस मकसद की। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का इतना इशू रहता है, तो आप सोलर पैनल इंस्टॉल करें तो अगले दिन सोलर पैनल ही नहीं है, ठीक है, चोरी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। अब सोलर पैनल्स जो है इनको हम ज्यादा इसलिए इस्तेमाल अब तो खैर इसलिए कर रहे हैं कि फ्री है, लेकिन पहले लोग इसको इसलिए इस्तेमाल नहीं करते थे कि इनकी एफिशिएंसी बहुत कम थी, सिर्फ 15-20% एफिशिएंसी। आप कह रहे हैं कि जी हम इसको बैटरी के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक बंदे के घर का बिल आता है नॉर्मली 20,000, ठीक है, और एक साल का हो गया लगभग 2,40,000। जब आप बैटरी लेने जाते हैं मार्केट के अंदर, कम से कम आप 3-4 बैटरीज परचेज करते हैं, तो वो बैटरी की ही कॉस्ट तकरीबन 2 लाख रुपए, 50,000 रुपीज की आजकल एक बैटरी है, जो कि लिथियम आयन बैटरी होती है, सॉरी कुछ होती है आपके पास लेड एसिड बैटरी होती है। लिथियम आयन बैटरी 80-90 हजार रुपए की। तो मतलब कि एक साल के अंदर अगर एक बैटरी सेट कंज्यूम हो जाता है, आपको 4 बैटरीज लगानी है, तो आप 4 लाख रुपए की बैटरी खरीद के ला रहे हैं, हालांकि आपका बिल 2,40,000 आ रहा है। सो विच मीन्स के आपने सोलर पैनल का पैनल भी लगाए, वो भी खर्चा किया आपने, और साथ बैटरीज भी ले रहे हैं, जो कि आपके एक्चुअल बिल से भी काफी ज्यादा खर्चा हो गया। तो आप इकोनोमाइज नहीं किया, आपका नुकसान जो है वो एक्चुअली ज्यादा हो गया। तो लोग क्या करते हैं, लोग प्रोडक्शन करते हैं, ग्रीन मीटर लगाते हैं। ग्रीन मीटर में क्या होता है, प्रोडक्शन आप कर रहे होते हैं और आप कोई बैटरीज नहीं लगाते, दिन में आप अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद प्रोड्यूस करके आप खुद भी कंज्यूम कर रहे होते हैं, और कुछ वापडा को, जो कंपनी है पाकिस्तान में, उसको आप सेल कर रहे होते हैं। तो वापडा आपसे लेता तो 2-3 रुपए यूनिट है और देता आपको 40 रुपए यूनिट है, ठीक है, दिस इज रियलिटी, ठीक है। अब होता ये है कि जब वापडा आपसे लेगा तो वो आपको इसके पैसे नहीं देता। लाइक फर्ज करेंगे आपने 200 यूनिट प्रोडक्शन की और आपने 50 यूनिट्स कंज्यूम किए, तो 150 यूनिट सरप्लस थे जो आपने कम इस्तेमाल किए। तो इसका मतलब है कि उसूली तौर पर वापडा को आपको 150 यूनिट्स के पैसे देने चाहिए, वो पैसे नहीं देता। वो क्या करता है, वो आपके यूनिट्स लिख लेता है अपने पास। फर्ज करें कि आप एक गर्मी आएगी और आप 200 आप प्रोडक्शन कर रहे हैं डेली बेसिस पे। फर्ज करें गर्मियों में आपने एसी लगाया और आप 400 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं मंथली, तो इसका मतलब है जो ऑलरेडी आपके यूनिट्स पड़े हुए थे सरप्लस में, अब वो आपने इस्तेमाल। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो दिन के अंदर आप अपनी जो घर की प्रोडक्शन है वो सोलर से करते हैं, और रात में जब सोलर नहीं होगा तो आपको वापडा से दोबारा वो यूनिट्स लेने पड़ेंगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप अपना बैटरी का सिस्टम भी लगा सकते हैं टू बी ऑन अ सेफर साइड, बट इट डिपेंड्स कि आपको पैसे जितने हैं उसको इकोनोमाइज कितना करना चाहते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप। सर जी बेटा। सर आपने सोलर का लिखवाया विजुअल पोल्यूशन, ये किस तरह होता है? विजुअल पोल्यूशन इस तरह होता है कि जहाँ पे सोलर पैनल्स लगे होते हैं ना, तो ये शाइनी सरफेस होती है, रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्ज करें कि आप किसी एक बिल्डिंग में रहते हैं जो 4th 5th 6th फ्लोर में है, और आपके पड़ोस के अंदर वो बिल्डिंग जो है वो फर्ज करें कि 2nd फ्लोर तक है, और उन्होंने छत के ऊपर पैनल इंस्टॉल किए हैं, और लोकेशन ऐसी एडजस्ट हो गई कि आपकी जो वो जिसकी जो रिफ्लेक्शन है वो लाइक हाफ ऑफ द डे आपके घर में उसकी रिफ्लेक्शन आ रही है, यू कैन नॉट सी थ्रू योर विंडोज नाउ।
अब वो टोटली आपके पास हर वक्त वो रोशनी जो है या उसकी रिफ्लेक्शन जो आपके घर में आ रही है, सो इट इज एक्चुअली अ डिस्टर्बेंस फॉर यू, तो दिस इज कॉल्ड विजुअल पोल्यूशन। सिमिलरली अगर एक सोलर पावर प्लांट लगा हुआ है किसी जगह पे और उसकी रिफ्लेक्शन होती है, तो जो भी एरोप्लेन गुजर रहा है, हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, उसको वो रिफ्लेक्शन फील होगी, डिस्टर्ब होगा। जिस तरह से लाइक सिंपली जो एयरपोर्ट सोसाइटीज होती है, उस एयरपोर्ट के करीब लेजर बीम्स का यूज करना हाईली अवॉइड किया जाता है। लाइक अगर कोई बच्चा शरारत भी कर रहा हो और इस तरह लेजर बीम एम कर रहा हो कॉकपिट के अंदर, तो वो सिंपली कंप्लेन कर सकता है पायलट, और पायलट जो है जब कंप्लेन करेगा उसको लैंडिंग में इशू हो सकता है, डिजास्टर हो सकता है। तो जो एयरपोर्ट वाली पुलिस होती है वो फिर घर से उठा के ले जाती है। ठीक है, और ये रियलिटी। ठीक है, और हम लोग खुश होते हैं कि एयरपोर्ट सोसाइटी बनी है, चलो भाई अब इधर घर ले लो। ठीक है, एयरपोर्ट के बहुत, आपने कौन सा डेली सफर करना है एयरपोर्ट को, नहीं कर, तो हमें हमें ना साइकोलॉजिकली किया जाता है एयरपोर्ट के बहुत करीब 2-10 मिनट की ड्राइव। भाई हमने कौन सा रोजाना यहाँ से ट्रैवल करके स्कूल जाना है, या हमने ट्रैवल करके हमने रोजाना लाहौर जाना है, हमने तो नहीं जाना। हमने तो ट्रैवल करना है इस्लामाबाद के अंदर, फर्स्ट कहते हैं बात। हाँ, आप दोबारा ट्रैवलिंग करते हो तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप करते हो ना, पूरा शहर तो नहीं करेगा ट्रैवलिंग। तो एयरपोर्ट के करीब होना आई थिंक इट्स नॉट गुड, क्योंकि जितनी ज्यादा सोसाइटीज करीब बनेगी वहां पे जो क्लीनिंग का निजाम होता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं जो गार्बेज होता है वो भी थ्रो करना था। जब आप गार्बेज थ्रो करते हैं तो वहां पे ये जितने भी बर्ड्स होते हैं ये वहां इकट्ठे होते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि कचरा जो फेंकेंगे आप उसमें कुछ ना कुछ खाने का भी होता है। और जब लोग फ्लाइट कर रहे होते हैं, प्लेन जब टेक ऑफ कर रहे होते हैं या उड़ रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर कोई चला गया परिंदा उसके इंजन के अंदर, तो ऑब्वियसली प्लेन आपका क्रैश कर सकता है। ठीक है, तो इट इज वेरी डेंजरस। तो ये कोई खुशी की बात नहीं होती कि हम एयरपोर्ट सोसाइटी के पास है, तो ये डेंजरस है। तो प्लेन उड़ते साथ ही गिर जाए सोसाइटी के ऊपर ही, हो सकता है। जैसा कराची के अंदर गिरा था एयर ब्लू का, घरों के ऊपर जाके प्लेन गिर गया। तो ये कुछ बहुत अच्छा नहीं होता कि आप ले, लेकिन हम लोग थोड़ा वो देखते हैं एयरपोर्ट के पास, मतलब मुझे समझ नहीं आती एयरपोर्ट के पास लेके कौन सा आपने भाई कुछ उसमें करना क्या है एयरपोर्ट के पास है। सो इट शुड लाइक सोसाइटी शुड बी द वन जहाँ पे आप पुरसकून रहे, क्योंकि प्लेन आएगा प्लेन जाएगा, आपको शोर भी फ्री करना पड़ेगा। तो इट इज एक्चुअली न्यूज़ नॉइज है आपके पास। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।